एमपीपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मध्य प्रदेश को आप कैसे पढ़ें। आपने तो ये देख लिया कि मध्य प्रदेश का सिलेबस है, मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछ लिया जाएगा और अन्य जो मध्य प्रदेश के टॉपिक है वहाँ से आपसे प्रश्न होंगे। और आपने कहीं यूट्यूब की दुनिया में ये भी ढूंढ लिया होगा कि यहाँ से इतिहास पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपसे प्रश्न है, अगर आप एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जा रहे हो तब भी आपसे प्रश्न में पूछ रहा हूं। प्रश्न यह है कि भारत का पहला फारसी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था। प्रश्न यह है कि दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था। प्रश्न यह है राजा भोज ने सर्वप्रथम संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत कहां से की थी। प्रश्न यह भी है कि भारत का पहला मानसिक चिकित्सालय कहां स्थित था। कितने सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए गए हैं। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश के इतिहास को आप ऐसे चुटकी में पढ़ लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 15 मई से मैं आपके लिए शानदार कोर्स लेकर आ रहा हूं। ये YouTube पे नहीं होगा, ये एप्लीकेशंस और हमारी साइट पे होगा। एप्लीकेशन और साइट के बारे में आप लोगों को बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। जितना भी कंटेंट आपको मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ इसके लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हो। मध्य प्रदेश या कहे कहीं पर भी कोई आपको पढ़ाने वाला ये नहीं बोलेगा कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से और इसी इतिहास के और इसी मध्य प्रदेश के मानचित्र से आप देखेंगे कि क्या क्या हुआ है दुनिया में और कैसे भारत का पहला और दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय निकल कर आएगा और भारत का पहला मानसिक चिकित्सालय आपके सामने रख दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र से, यह हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र है। हम ज्यादा बड़ा तो ना बनाएं इसे, बस छोटा ही समझ लीजिए आप इसको और यहीं पर आपको सारा कंटेंट में आपको समझा दूंगा। इतिहास पढ़ाने की बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने फाक दी जाती है ना, फेंक दी जाती है मेरे दृष्टिकोण से। तो कि हम करा देंगे, लाखों रुपए की फीस आपसे डिमांड की जाती है कि चलिए 1.5 लाख दे दीजिए, एमपीपीएससी की तैयारी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। और आप पूछिए उनसे कि आप इस पढ़ाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए, तो आपसे बोल देंगे कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नाम की चीज नहीं है। वो इतना ही परोसेंगे जितना विकिपीडिया का डाटा उनको बता सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मांडू। जी हां, मांडू मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह धार जिले में पड़ता है और इसे आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने इतना तो जरूर पढ़ा होगा। भारत में एक और शहर है जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, वो है कलकत्ता। तो देखिए मांडू में क्या क्या हुआ है और यह इतिहास आज आपके सामने में रखूंगा। भारत का पहला फारसी विश्वविद्यालय मांडू में ही संचालित किया गया था और दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय भी यहीं पर संचालित किया गया था। तो भारत का पहला फारसी विश्वविद्यालय और दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय। समझ में आ रहा है? भारत का पहला और दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय मांडू में था और मांडू में इसका संचालन कहाँ किया जाता था, तो वो था अशरफी महल। अशरफी महल के बारे में काफी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पूरा इतिहास इसी अशरफी महल से निकल कर जाएगा। तो मांडू में स्थित है अशरफी महल और इसी अशरफी महल में भारत का पहला और दुनिया का चौथा फारसी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अशरफी महल की अगर हम बात करें तो इसी अशरफी महल में 1024 में राजा भोज ने परमार वंश के राजा भोज ने संस्कृत
महाविद्यालय संचालित किया था। देखिए एमपीपीएससी का प्रश्न हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा रहे हो, जो प्रथम पेपर आपका है उसमें भी ये प्रश्न हो सकता है। और अधिकांश आप क्या लगा के आओगे, धार, क्योंकि धार तो ये कब जाएंगे, बाद में। और संस्कृत विश्वविद्यालय जो धार में स्थापित होगा, जिसे हम बहुशाला के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से जब परमार राजवंश आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ हमारा टारगेट है असरपी महल और मांडू को लेकर पढ़ना है। तो सबसे पहले राजा भोज ने यहाँ पर 1024 में संस्कृत महाविद्यालय संचालित किया था। कहाँ पर किया था, तो याद रखना आपको, असरपी महल में। असरपी महल जो है मांडू में स्थित जो बिल्डिंग्स है, इस बिल्डिंग का निर्माण 3 प्रकार के संगमरमर पत्थर से किया गया है। अब वो 3 प्रकार के संगमरमर पत्थर कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है सफेद, पीला और काला। याद रखना है क्योंकि इतने अंदर से भी प्रश्न आप पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्स में बता रहा हूं। और यकीन मानिए आपको किसी भी यूट्यूब पे या कहीं ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपको ये कंटेंट डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि इतनी गहराई से कोई भी आपको टीच नहीं करता। भाई साहब क्यों करेंगे शोध आपके लिए, उन्हें तो पैसों से मतलब है, पैसे दीजिए, बात खत्म, वो कंटेंट वेरीफाइड हो या ना हो। तो ये है असरपी महल, 3 प्रकार के संगमरमर से इसका निर्माण किया गया और काफी जल्दीबाजी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो कुछ इसके जो बिल्डिंग्स थी, कुछ इसके मेहराब थी, वो गिर भी गई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमने चर्चा की थी यहां पर कि भारत का पहला पागलखाना मानसिक चिकित्सालय, है ना, भारत का पहला पागलखाना। याद रखना है कि भारत का प्रथम पागलखाना कहां पर स्थापित किया गया था या उसका संचालन कहां पर हुआ था, तो आपको आंसर करना चाहिए, वो मांडू में संचालित किया गया था। और किसके कालखंड में ये संचालित हुआ। काफी अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है और प्लीज लाइक कीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर करें। तो ऐसे ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो इस प्रकार का कंटेंट आपको पढ़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विकिपीडिया या किसी बुक्स के माध्यम से अगर आप कवर कर लेंगे तो ये तो गलत बात है, कुछ भी नहीं होने वाला इतने में आपसे। तो भारत का पहला मानसिक चिकित्सालय 1446 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो असरपी महल मांडू में इसका संचालन किया गया था और महमूद खिलजी के समय पर हुआ ये। वहां के उस समय सुल्तान कौन थे मांडू के, महमूद खिलजी। याद रखना है। और इन्होंने यहां पर यूनानी चिकित्सक फलजुरला हकीम को नियुक्त किया था। तो यहां का एक्सपर्ट कौन था, फलजुरला हकीम। ये एक्सपर्ट थे, है ना, याद रखना है, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ थे ये फलजुरला हकीम। तो ये एक्सपर्ट थे और यूनानी चिकित्सकों का दल भारत में आया था। और भारत में ये कब सिद्ध होता है, मांडू किसी बिल्डिंग से जब प्रमाण मिलते हैं इसके संचालन के। होता क्या था, जब मुगल आक्रता या कोई भी बाहरी आक्रता भारत पे आक्रमण करते थे तो उनके जो दल होता था, उनके जो डॉक्टर्स होते थे, उनके जो चिकित्सक होते थे, उनके साथ में होते थे, क्योंकि उनके सैनिक घायल होते थे तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो भारत में यूनानी पद्धति के आधार पर जो आज भी ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, वो सिर्फ मांडू की प्रमाणिकता के आधार पर होते हैं। अगर नहीं पता है तो नोट कीजिए काफी अच्छे से। तो यहां पर संचालन किया गया भारत का पहला पागलखाना, आपने पढ़ लिया 1446 में इसका संचालन किया गया था महमूद खिलजी के कालखंड में। और यहां पर जो एक्सपर्ट थे उनका नाम था फलजुरला हकीम। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हम चर्चा करते हैं असरपी महल के निर्माण और उसके नाम को लेकर। देखिए, इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है कई मायनों में परमार वंश राजाओं के द्वारा निर्माण के प्रमाण भी यहां से प्राप्त होते हैं, परंतु पूरी तरह से यह सिद्ध नहीं हो पाया कि ये उन्हीं का कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। हाँ, इतना तय है कि यहाँ पर संचालन किया गया था राजा भोज के द्वारा 1024 में संस्कृत पाठशाला का। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट था वहाँ पर छात्रों को रखा जाता था, नीचे वाले पार्ट्स में उनको टीच किया जाता था, पढ़ाया जाता था।
तो परमारों के बाद सत्ता परिवर्तित हुई। ठीक है, आप गोरी राजवंश जब यहाँ पर आया तो होशंग गोरी जो थे उन्होंने भी यहाँ पर कुछ समय के लिए इन चीज़ों को संचालित किया था। तो होशंग गोरी ने भी काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत किया, कहाँ पर, असरपी महल में। होशंग गोरी। तो कुछ पुरातात्विक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि होशंग गोरी ने इसका निर्माण करवाया, कुछ ये मानते हैं, कुछ मानते हैं, पूरी तरह से नहीं, है ना। तो होशंग गोरी का भी यहाँ पर नाम दिया जाता है। आप बात करते हैं असरपी महल के नाम को लेकर कि इसका नामकरण हुआ कैसे। ये बड़ा रोचक है। देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन उद अल खिलजी, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, कवर हो रहा है पूरी तरह से। चलिए इसको मिटा देते हैं हम यहां पर। तो गयासुद्दीन उद अल खिलजी के कालखंड की आप चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है मांडू असरपी महल। असरपी महल का नाम, ठीक है। गयासुद्दीन उद अल खिलजी, महमूद खिलजी इन्हीं के लड़के थे, याद रखना आपको, गयासुद्दीन उद अल खिलजी के। ठीक है, तो गयासुद्दीन उद अल खिलजी भी यहाँ पर काफ़ी समय बिताते हैं और उनके समय पर उनकी 15,000 बेगमें थी। कितनी थी उनकी? 15,000 बेगमें थी। तो कुछ बेगमें काफ़ी मोटी हो गई थी तो उनके व्यायाम के लिए, और कुछ बेगमों के बाल वाइट हो गए थे तो व्यायाम से जो बाल है वो बताते हैं कि ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा उनको एडवाइस किसी ने दी होगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी यूनिवर्सिटी का संचालन हुआ। तो गयासुद्दीन उद अल खिलजी क्या करते थे कि जो असरपी महल की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर एक एक असरपी रख देते थे। मोटी और वजनीय महारानियाँ प्रथम सीढ़ी चढ़ते हुए उन असरपियों को उठाती थी, फिर और चढ़ती थी, उन असरपियों को उठाती थी। जो भी रानियाँ असरपी उठाते उठाते गयासुद्दीन उद अल खिलजी के पास चले जाती थी, क्योंकि वहाँ पर खड़े रहते थे। अगर आप अभी नेट पे भी अगर असरपी महल का फोटो डालेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह की छतरी है और यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन उद अल खिलजी खड़े रहते थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम असरपी उठाती हुई सेकंड असरपी। असरपी का मतलब क्या होता है? चांदी होता है ना। चांदी के सिक्के यहाँ पर दिए जाते थे, सॉरी। तो उन सिक्कों को क्या किया जाता था? गरीबों में बांट दिया जाता था। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या हो गया? असरपी महल हो गया है। समझ में आ रहा है? इसी से इसका नामकरण क्या हो गया? असरपी महल हो गया है। असरपी का अर्थ ही ये होता है चांदी के सिक्के। कहीं और ये भी बताया जाता है कि जैसे जैसे प्रथम सीढ़ी पर चंद्रमा की रोशनी होती थी तो यहाँ पर एक मेहराब बना हुआ है, उस मेहराब से जो चंद्र है ना, वो कैसे दिखाई देता था? चांदनी रात, मतलब चांदी जैसे उसकी लाइट्स होती थी। इसलिए कुछ लोग ये भी बताते हैं, जब मांडू में मैंने शोध किया, रिसर्च किया प्रमाण के साथ, तो वहाँ पर ये बातें भी सामने आई है। परंतु आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि इसका इस्तेमाल, इसके नाम का नामकरण कैसे हुआ, तो गयासुद्दीन उद अल खिलजी की वजह से इसका नामकरण असरपी महल हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेगमें जो मोटी हो गई है खा खा के वो दुबली पतली हो जाए, और जिन बेगमों के बाल वाइट हो गए हैं, ठीक है, तो वो ब्लैक हो जाए। तो इसीलिए इसका नामकरण असरपी महल हो गया और आज भी हम इसे असरपी महल के नाम से ही जानते हैं। परंतु इस असरपी महल में इतिहास काफी ज्यादा छुपा हुआ है। देखिए, गयासुद्दीन उद अल खिलजी को कुछ समय के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, नाम आपको पता चल गया है। एक रोचक तथ्य, मध्य प्रदेश और यहां पर पड़ता है आपका सारंगपुर। (1437) सारंगपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। आजकल ये सारंगपुर जो है वह राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पहले ये शाजापुर जिले में हुआ करता था। ठीक है, 1437 में सारंगपुर में युद्ध होता है।
ठीक है, किसके किसके बीच हुआ भाई युद्ध? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, इसमें यह तय नहीं हो पाया था कि इसमें से कौन जीता कौन हारा। क्लियर है इतना? तो दोनों राजाओं ने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, अपनी प्रजा के सामने अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने के लिए, दर्शाने के लिए, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं हम। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कौन सा भैया? कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ अर्थात विजय स्तंभ। वहीं महमूद खिलजी ने भी अपनी जनता के सामने अपना शौर्य दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, देखो मैं जीता हूं करके, है ना। तो इसने इसी असरपी महल के बैक साइड में, पीछे वाले पार्ट में 7 मंजिला एक टावर बनवाया। 7 मंजिला टावर इसने खड़ा करवाया, बिल्डिंग्स कहेंगे हम इसको। ओके, ठीक है। तो कितने स्टोरेज थी? 7 स्टोरेज। कुछ बिल्डिंग्स के पार्ट अब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ बचे भी हैं, है ना। तो याद रखना है कि महमूद खिलजी ने कहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो ये यहां पर, इसको हम मांडू में जो है उसको हम विजय स्तंभ कहेंगे। तो दोनों राजाओं ने अनिर्णायक युद्ध था, आपने अपने पराक्रम को दर्शाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग्स उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। और याद रखना है, इतना तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि राणा कुंभा और जो महमूद खिलजी थे इनके बीच युद्ध हुआ, परंतु कहाँ हुआ? तो सारंगपुर में हुआ था। कब हुआ? 1437 में हुआ था। असरपी महल का क्या महत्व है आज आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आप MPPSC प्रारंभिक परीक्षा और तब जाकर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रथम पेपर के लिए आप अगर जा रहे हो तो ऐसी तैयारी करनी होगी। मेरे द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रथम पेपर के लिए 15 मई से कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। वह ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जिसकी फीस मैंने रखी है 1499 रुपये। आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पहला। दूसरा, 15 मई के बाद अगर कोई भी एडमिशन लेता है तो वहाँ पर उसे 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा, यानी कि हम ये कहेंगे 1999 रुपये उसे वहाँ पर पे करने होंगे। सीधे सीधे कहें तो ये 2000 रुपये हो जाएगी फीस आपकी। तो 1499 में इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा। इतना आसान मत समझिए आप मध्य प्रदेश को कि इतना सा मध्य प्रदेश का इतिहास है और आप पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के भूगोल में पता कैसे प्रश्न होंगे आपसे? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नर्मदा नदी अवरंश घाटी में कहाँ से बहना प्रारंभ करती है? पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। अब इसके बाद आप ढूंढोगे या फिर अपने उन टीचर से पूछोगे कि बताइए इसका उत्तर क्या, तो वो बोलेंगे कि जिसने पढ़ा उससे ही पूछना, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि MPPSC ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि पेपर सेट करने यही जाने वाले हैं और इन्होंने जो पढ़ा है वही आएगा। तो भैया वर्ग 1 वर्ग 2 के पेपर अभी हुए खत्म, सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर भी तय है। वहाँ पर लोगों को पता चला कि क्या पूछ रहा है। पटवारी परीक्षा में लोगों की हालत ख़राब हो गई है, बच्चों की, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा ही कंटेंट आपको पढ़ना होगा और ये कंटेंट आपको जितना भी डिलीवर किया है ये प्रमाणित कंटेंट है। मैंने शुरू में भी आपको कुछ बोला है, शायद आपने सुना होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इतना आप याद रखिए। दूसरा, असरपी महल का इतिहास आपको बता दिया। असरपी महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आप आंसर करेंगे मांडू में। ठीक है। इसका नामकरण कैसे हुआ, किस राजा के नाम से इसका नामकरण है, कौन इसके नामकरण के तौर पे जाना जाता, तो गयासुद्दीन उदल खिलजी आप आंसर करेंगे। यहाँ पर पहला यूनिवर्सिटी ओपन हुआ था, भारत का फारसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दुनिया का 4th यूनिवर्सिटी था ये। वहीं इंडिया का पहला मेंटल हॉस्पिटल्स था ये, कभी यहाँ पर पागल खाने के तौर पर यह रहा, और इसी के आधार पर भारत में यूनानी पद्धति को अपनाया जाता है। शायद नहीं पता है तो इतना भी आप पता कर लीजिए। तो ये जो कंटेंट आपको डिलीवर किया है मैंने, देखिए इतना आसान नहीं है कि इंडिया लेवल पर भी, यानी कि इस लेक्चर में मैंने आपको
स्टेट पीएससी, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसका कंटेंट डिलीवर हुआ है। मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी, मध्य प्रदेश के अदर एग्जाम जो होती है उसके लिए है। इसके अलावा यूपीएससी के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी ये कंटेंट आपको काम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ने जाने वाले हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।